नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, या इस वीडियो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो क्लास, इसी प्रकार की वीडियो क्लास आपको मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है और पॉलिटी की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उद्देश्य का, यानी कि जिसको अंग्रेजी में बात करें तो प्रेम्बल कहा जाता है और उसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। 3 नामों से आप इसे जान सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को आपको मैं पहले ही ये बात स्पष्ट कर दूं, प्यारे स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो क्लास को एक बार पूरी तरीके से देख लेते हैं तो निश्चित है स्टूडेंट, इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैक्सिमम फैक्ट आपके प्रस्तावना संबंधित क्लियर हो जाएंगे, जो कि अन्य वीडियो क्लास में आपको देखने को नहीं मिलते होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो संविधान की, देखिए, इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है, इसको प्रस्तावना भी कह सकते हैं, इसको प्रेम्बल भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसको कहाँ से लिया गया, यानी कि आप जानते होंगे कि भारत के संविधान में प्रत्येक जो प्रावधान है किसी न किसी देश से लिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार जो उद्देश्य का है, प्रस्तावना है, या फिर कह सकते हैं प्रेम्बल है, वो किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों, इसमें आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला, प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन अगर पूछी जाती है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, लैंग्वेज, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, जो कई बार सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। पहला ये याद रखें, प्रस्तावना जो है वो आपका ली गई है अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है, जिसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं, वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? साथ के साथ दोस्तों, क्या थोड़ा सा याद रखना है, प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, यानी कि हम जो प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, एक लाइन में आप ये याद रखें उद्देश्य। हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो है उद्देश्य है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या अर्थ है। देखिए, कल्याणकारी राज्य से आप इसका अर्थ ऐसा समझ सकते हैं कि राज्य में सामाजिक न्याय हो, राज्य में आर्थिक न्याय हो, राज्य में पॉलिटिकल न्याय हो, राज्य में जो भी विषय वस्तु है वो समान रूप से उपलब्ध हो, है ना। तो कहीं ना कहीं पर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि प्रस्तावना में क्या चीज़ें बताई गई हैं, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना, हमारे संविधान में प्रस्तावना चाहती क्या है, यानी कि प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है वो हमें संविधान में कहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से बैठा लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में सीधा पूछा जाना है। प्रस्तावना जो हमें संविधान में कहीं अगर प्रस्तावना की झलक देखने को मिलती है, ऐसा कह सकते हैं, तो एक तो आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, दूसरा DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। इन 3 पॉइंटों को अगर हम देखें तो इनमें प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की वो देखने को मिलती है। प्रस्तावना क्या चाहती है वो सब हमें देखने को मिलता है।
कई बार इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप विशेष रूप से याद रखें। यानी कि इसका अर्थ यह है प्यारे दोस्तों कि फंडामेंटल राइट में जो बातें बताई गई हैं या डीपीएसपी में जो बातें बताई गई हैं या फंडामेंटल ड्यूटी में जो बातें बताई गई हैं, वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं प्रस्तावना से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अब आपके दिमाग में मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इसको ऐसा करें कि एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है, तो ज़रा ध्यान से सुने प्रश्न क्या पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है। दोस्तों याद रखना है कि प्रस्तावना जहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत हुई, या कह सकते हैं जहाँ से प्रस्तावना की स्टार्टिंग हुई, उस विषय वस्तु को प्रस्तावना का आधार माना जाता है। यानी कि आपका इस विषय में आंसर होना चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव। आपने नाम सुना होगा उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों याद रखना है और इस पॉइंट को आप नोट करके याद रखें। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946। दोस्तों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये कहीं ना कहीं आज की प्रस्तावना का आधार था उस समय का। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। किसने किया पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसको संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी, जरा अच्छी तरीके से सुने। 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकृति दी। मेरे हिसाब से इतनी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि संविधान लागू होने से पहले अगर हम देखें तो मोस्टली जो प्रस्तावना की शुरुआत हुई थी वो उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। मेरे हिसाब से आपके ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो चूंकि प्रस्तावना में कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने नाम सुना होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो कि दूसरे नंबर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बने थे भारत के। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। दोस्तों कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, जरा ध्यान से सुने। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एम हिदायतुल्लाह। तो कहीं ना कहीं पर आपकी ये चीज़ें भी समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे के.एम. मुंशी, आपने नाम सुना होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा था। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक बताई हुई बातों को बहुत ध्यान से सुने, एकाग्रता के साथ सुने। मैं निश्चित कह सकता हूं कि यदि आप वीडियो को पूरा एक बार सुन लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ से जो जितने भी फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्यों ना हो, निश्चित ही बेहतर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, देखिए उद्देशिका जो है, अगर हम और उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सीधा, विशेष रूप से यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए प्रश्न पूछा जाएगा कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। शानदार प्रश्न है और एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए बेरूबारी वाद 1960। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप नोट करके लिख लें। सीधा प्रश्न एक एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना। यानी कि अब ऐसा कौन सा वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना। तो इसका आंसर आपको याद रखना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे भी आप नोट करके याद रखें।
ये 2 प्रश्न ऐसे हैं प्यारे दोस्तों कि जो आपसे प्रेम्बल के टॉपिक से संबंधित किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक वाद ऐसा है इसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल को संविधान का अंग नहीं माना, और एक इसमें वाद ऐसा है जिसमें प्रेम्बल को संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो जानी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो प्रेम्बल है किस चीज़ का न्याय सुनिश्चित करता है। जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रस्तावना है वो कितने प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करती है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप याद रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करती है, और तीनों का क्रम आपको क्लियर होना चाहिए। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा आपका राजनीतिक न्याय। यानी कि ये चीज़ें बिल्कुल आपके समझ में आ जानी चाहिए। दोबारा से एक बार सुन लें, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कितने प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करती है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा पॉलिटिकल न्याय यानी कि राजनीतिक न्याय। दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। और मैं इस बात को आपको अभी जस्ट पहले ही बता चुका हूँ कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और आपके फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें दी गई जो बातें हैं वो ही संविधान की प्रस्तावना की कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, और निश्चित है लिख लें दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से ये बनने वाला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा न्याय प्रेम्बल सुनिश्चित नहीं करती। वहाँ 3 ऑप्शन आपके सामने होंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और चौथा कोई और होगा। यानी कि इस प्रश्न को करने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों साथ के साथ ये भी याद रखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय डीपीएसपी से संबंधित है और संविधान के 38 से संबंधित है, यानी कि संविधान के आर्टिकल 38 से संबंधित है। मेरे हिसाब से आपके ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब है दोस्तों जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय। 26 जनवरी 1950 के समय दोस्तों क्या था, जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावना में 3 शब्द थे, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस समय भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, उस समय प्रस्तावना में कितने शब्द थे। तो पहला सार्वभौम, दूसरा लोकतांत्रिक और तीसरा गणराज्य, ये शब्द थे। और दोस्तों एक अमेंडमेंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रस्तावना से संबंधित, 42वां संविधान संशोधन 1976, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ। और साथ ही साथ याद रखें उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। चूँकि ये हमें इसलिए याद रखना, कई बार ऐसे प्रश्न आपसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय प्रधानमंत्री कौन थे या फिर राष्ट्रपति कौन थे। तो ये चीज़ें हमें कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं तो बेहतर है कि हमारी परीक्षा में बढ़िया ही करेंगे। साथ ही साथ याद रखें दोस्तों कि मूल संविधान में सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। और चूंकि दोस्तों ये 3 नए शब्द जोड़े गए तो इसीलिए एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। आप याद रखेंगे समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष। अगर पंथ निरपेक्ष ऑप्शन में नहीं होता है तो दोस्तों उसकी जगह धर्मनिरपेक्ष मिलेगा, और तीसरा मिलेगा आपका अखंडता। मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए बातें। चूंकि दोस्तों 3 शब्द वहाँ पर जोड़े गए हैं तो निश्चित है नहीं वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। उसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और एक दे दिया जाएगा गणराज्य। जबकि गणराज्य नहीं जोड़ा गया, वो पहले से ही संविधान में था। मेरे हिसाब से आपकी ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। यदि दोस्तों ये बातें आपकी स्पष्ट हुई हैं और आपको लगता है कि हाँ हमें बहुत कुछ समझ में आया है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, पुनः वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकें और अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकें। तो मेरे हिसाब से आपके ये सब चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। लास्ट प्रश्न आप याद रख सकते हैं इससे संबंधित, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखें। कई बार इसका पूरे का क्रम पूछ लिया जाता है, तो चूंकि 42वें के द्वारा 3 जुड़े हैं तो पूरा क्रम आप इस तरीके से याद रखें। एक बार मैं बता रहा हूँ, इसे ढंग से सुने। सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और मैं पहले ही इस बात को बता रहा हूँ अगर धर्मनिरपेक्ष ना हो तो आपका पंथ निरपेक्ष होगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य। कई बार आपको इसका क्रम दे दिया जाएगा एग्जाम में और पूछा जाएगा सही क्रम से लगाइए। तो एक बार पुनः मैं बताऊंगा, क्रम को ठीक से सुने। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष या फिर धन निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, और उसके बाद गणराज्य। मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपका सिर्फ ये कर्तव्य रहेगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है, तो विशेष रूप से आप सभी के सहयोग की ज़रूरत भी है। तो मैक्सिमम बस आप चैनल को शेयर करें, और बाकी जो कैसा कंटेंट है वो आपको आगे आगे देखते चलिए इस चैनल पर कैसे कैसे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और ये निश्चित है दोस्तों, फ्री में इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऐसी क्लास आने वाले समय में देखने को मिलने वाली हैं जो आप हो सकता है सोच भी नहीं सकते। यानी कि फ्री में इस YouTube चैनल पर आपको अच्छी क्लासें भी देखने को मिलने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।